यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं एंड एफएम के क्विक रिवीजन सीरीज में आज रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर बहुत ही प्यारा छोटा, रेशियो एनालिसिस। करेक्ट। मैंने आपको पढ़ाते टाइम ये बोला है कि सीए इंटर की जो सिलेबस है फाइनेंस का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो पूरा लगभग जितने भी चैप्टर है वो किन चीजों पे डिपेंडेंट है, वो पूरी चैप्टर मिलकर आपको एक ही चीज सिखा रहे, फाइनेंशियल डिसीजंस। ठीक, जितने भी चैप्टर्स हैं एक्सेप्ट रेशियो, ये सारे फाइनेंशियल डिसीजंस बस आपको सिखाते हैं। एग्जाम्पल में मैंने आपको पढ़ाया था कि फाइनेंसिंग डिसीजन से रिलेटेड कितने चैप्टर हैं, तो 3 चैप्टर हैं जिनके नॉलेज से हम फाइनेंसिंग डिसीजन सीखते हैं। एक लिवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक, सेकेंड है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, चैप्टर ये एक। थर्ड है डिविडेंड डिसीजन, चैप्टर ये एक। थर्ड है डिविडेंड डिसीजन। करेक्ट। चौथा है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन। ठीक, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन शॉर्ट टर्म डिसीजन है, इसमें भी बहुत सारे चैप्टर है जैसे कि वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन। दूसरा कैश मैनेजमेंट। थर्ड रिसीवेबल मैनेजमेंट। अब बताओ ये सारे चैप्टर्स है कि नहीं, बोलो फटाफट से। ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, पेएबल मैनेजमेंट और इसकी फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। यानी कि सिलेबस पूरा का पूरा हमें क्या बताता है, फाइनेंशियल डिसीजंस लेना। ठीक इसके अलावा भी सिलेबस में एक चैप्टर है जो कि है रेशियो एनालिसिस। ठीक, रेशियो एनालिसिस हमें बताता है किसी भी कंपनी का, ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे, किसी भी कंपनी का परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने के लिए। परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कैसे करें ठीक है, किसी भी कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, इसको इवैल्यूएट कैसे करें, ये हमें रेशियो एनालिसिस बताता है। रेशियो का बेसिक मतलब मैंने बताया था, रिलेशनशिप बिटवीन टू डेटा। याद होगा तो, दो डेटा का रिलेशन को रेशियो बोलते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन टू डेटा, एग्जांपल नेट प्रॉफिट जिसको पैट बोलते हो, मान लो ये 20,000 है कंपनी का, ये एक डेटा है एंड कंपनी का जो सेल्स है वो 2 लाख है, 2 लाख है, ये एक डेटा है। एक रेशियो होता है नेट प्रॉफिट रेशियो, ये क्या बताता है कि नेट प्रॉफिट सेल्स का कितना परसेंट है, यानी कि नेट प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल्स इनटू 100। हमारे केस में इस कंपनी का निकाला जाए तो 10% आएगा। करेक्ट। तो रेशियो कुछ नहीं है, दो डेटा जो कि एक ये है, दूसरा ये डेटा है, दो फिनेंशियल डेटा का रिलेशन है। अच्छा, रेशियो निकालते क्यों हैं, तो दूसरा शब्द देखो एनालिसिस। रेशियो निकालते हैं, एनालिसिस का मतलब होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ रेशियो। किस लिए, फॉर द पर्पज ऑफ डिसीजन मेकिंग। हम सिर्फ रेशियो निकालना नहीं सीखते, उस रेशियो को यूज करके डिसीजन ले पाए, ये भी जरूरी है। इसलिए पूरा चैप्टर का नाम है रेशियो एनालिसिस। एग्जांपल के तौर पे दो कंपनी ए लिमिटेड एंड सी लिमिटेड, इसका नेट प्रॉफिट रेशियो है 10%, इसका नेट प्रॉफिट रेशियो है 18%, और सारे एस्पेक्ट में ये दोनों कंपनी सेम है ठीक, यानी कि ए लिमिटेड एंड सी लिमिटेड सब एस्पेक्ट में सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम, बस इनमें फर्क क्या है, नेट प्रॉफिट रेशियो। मैं और सारे एस्पेक्ट में सेम क्यों बोल रहा हूँ, कि डिसीजन लेना थोड़ा आसान हो जाए। बताओ कौन सी कंपनी बेहतर है
ऑब्वियसली सी लिमिटेड। क्यों? सी लिमिटेड जितना भी सेल करता है उसका 18% क्या बचता है? नेट प्रॉफिट। पर वही ए लिमिटेड के केस में सिर्फ 10%, यानी कि ए लिमिटेड का जो कॉस्ट है ये ज्यादा है इसके तुलना में, है कि नहीं? तो ये कैसे पता चला? देखो रेशियो को कंपेयर करके हमने डिसीजन लिया कि नहीं, तो रेशियो निकालने आना चाहिए। एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस रेशियो, यानी कि इसको समझो क्या कहना क्या चाह रहा है, एंड यूज करो किसमें? डिसीजन मेकिंग के लिए। ये चैप्टर, ठीक, किसी भी कंपनी का परफॉर्मेंस इवेल्युएट करना हो इसलिए हम पढ़ते हैं रेशियो चैप्टर्स। ठीक है, रेशियो में एक होता है फाइनेंशियल रेशियो। ये क्या बताता है? फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन बोलता है। सर फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या? एबिलिटी टू पे इट्स ऑब्लिगेशन। कोई कंपनी अपनी ऑब्लिगेशन पे करने के लिए कितना सक्षम है, कितना कैपेबल है, वो ये रेशियो बताता है। ठीक, मान लो कंपनी में लोन है, ठीक, लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन है। लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन पे करने के स्थिति में कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है ये बताएगा फाइनेंशियल रेशियो। सिमिलरली एक होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ये बताता है अर्निंग एबिलिटी, कि प्रॉफिटेबिलिटी कैसा जनरेट कर रहा है। ठीक। एक होता है एक्टिविटी रेशियो, इसको बोलते हैं रिसोर्स यूटिलाइजेशन रेशियो। यूटिलाइजेशन रेशियो इसका मतलब क्या है कि कंपनी जो रिसोर्सेज में इन्वेस्टमेंट किया है उस इन्वेस्टमेंट से कितना सेल जनरेट कर पाता है। ठीक, रेवेन्यू पर रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिसोर्सेज। ठीक, जितना ज्यादा हो उतना बेहतर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिसोर्स। अभी डिटेल में देखेंगे। अगला है मार्केट टेस्ट रेशियो। ठीक, मार्केट में जो लोग हैं जो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी कुछ रेशियो को ध्यान देते हैं। उनमें कुछ ऐसे रेशियो हम देखने वाले जो मार्केट पार्टिसिपेंट के लिए रिलेवेंट है। वैसे तो लोग सारा चीज इवेल्युएट करता है, लेकिन ये मार्केट टेस्ट रेशियो स्पेशली मार्केट पार्टिसिपेंट ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, चलो फाइनेंशियल रेशियो में दो है। एक शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, ये क्या बताता है? शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन पे करने के लिए हम कितना कैपेबल है, जैसे कि हमारी करेंट ऑब्लिगेशन हो गए। एक लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, यानी कि लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन पे करने के लिए हम कितना कैपेबल है, जैसे कि लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस हो गए, लोन वगैरह हो गया। करेक्ट, चलो स्टार्ट करें। डू पॉइंट में एक चीज ठीक कर लेना, ये जस्ट उल्टा होगा, यहाँ पे होगा नेट एसेट, यहाँ पे होगा सेल्स। करेक्ट, डू पॉइंट चार्ट में या डू पॉइंट एनालिसिस में मैंने आपको बताया था, डू पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन ने ये तरीका निकाला था रेशियो इंटरप्रेट करने का। ठीक, जिसमें रेशियो को हम छोटे छोटे एलिमेंट में बांट के देखते हैं। इससे हमें इनडेप्थ नॉलेज मिलता है कंपनी के बारे में। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 20% है, तो इसका फॉर्मूला होता है पैट डिवाइड बाई नेट वर्थ या शेयर होल्डर फंड इनटू 100। अब सिर्फ ये लिख दूं तो आप इतना ही देख के बता सकते हो कि सर नेटवर्थ का 20% जो है पैट बचाता है ये कंपनी। ठीक है, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में कैसा है, तो सर पैट कितना है, नेटवर्थ का 20%। पर इसी को इसमें ब्रेक करके बताऊं तो पता है ज्यादा इनडेप्थ हमें पता चलता है कि जो नेट एसेट में इन्वेस्टमेंट है उसमें शेयर होल्डर का फंड कितना है। इससे हमें ये नॉलेज मिलता है कि लिवरेज कितना यूज हुआ है एसेट फाइनेंस करने के लिए, क्योंकि जो शेयर होल्डर फंड यूज नहीं है वो बचा हुआ लॉन्ग टर्म डेट से आया होगा। ठीक। दूसरा, नेट एसेट कितना सेल्स जनरेट कर पा रहा है, ये रिसोर्स यूटिलाइजेशन बताता है कि हमारे एसेट में इन्वेस्टमेंट करने से हम कितना ज्यादा सेल जनरेट करते हैं। ठीक, और सेल पे कितना परसेंट हम प्रॉफिट कमाते हैं, ये हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बताता है। तो बताओ एक ही रेशियो को अगर डिटेल में कंपोनेंट में हम डिस्कस करते हैं तो इतनी ज्यादा चीजों की नॉलेज मिलती है हमें सिंगल रेशियो से। डू पॉइंट एनालिसिस ने यही हमें बताया था, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होगी।
ठीक, चलो शुरू करें। अब आते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, ये वर्किंग है, और दूसरा स्टेटमेंट ऑफ, ये गलत हो गया है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं होगा, ठीक कर लेना, प्रॉफिट। ये दोनों आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये आगे रेशियो के रिवीजन में काम आएंगे। ध्यान से देखना, एक बैलेंस शीट को इमेजिन करो। बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस जितने भी रिजर्व होते हैं ये सारे इक्विटी शेयर होल्डर के होते हैं, ये जोड़ोगे। एंड कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है या डेफर्ड एक्सपेंडिचर राइट ऑफ करना है, ये भी तो रिजर्व से ही राइट ऑफ होते हैं, घटाओगे तो ये जो आया ना, दिस इज इक्विटी शेयर होल्डर फंड। इसी में प्रीफरेंस वालों का जोड़ दोगे तो ये शेयर होल्डर फंड हो जाएगा। शेयर होल्डर फंड में क्या होता है, इक्विटी और प्रीफरेंस दोनों का पैसा है ये। इस शेयर होल्डर फंड को ही प्रोप्राइटरी फंड बोलते हैं या फिर नेटवर्थ बोलते हैं, करेक्ट। इसमें लॉन्ग टर्म डेट एंड बोरोइंग जोड़ दोगे, एग्जांपल लिखा है डिबेंचर, बैंक लोन, टर्म लोन, बॉन्ड, ईटीसी, तो ये आ जाता है कैपिटल अवेलेबल। ये क्या है सर, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल अवेलेबल है, इतना कैपिटल है लॉन्ग टर्म सोर्स से जो आगे हम कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, करेक्ट। इसमें से नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट घटा दोगे तो यह जाए कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड वही कैपिटल है जो हम अपनी मेन बिजनेस में लगाते हैं, ठीक है। मान लो मेरा काम है पार्ले जी बिस्किट बनाना, तो जितना भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट में हमने कर रखा है, ठीक है, जितना भी लॉन्ग टर्म सोर्स से पैसा लेके हमने फिक्स एसेट में लगाया है वो सारा कैपिटल एम्प्लॉयड है। लेकिन कुछ पैसा कई बार हम क्या करते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में, जैसे कि शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड वगैरह में किसी कंपनी का लगा दिया, ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो है नहीं। बिजनेस चलाने से रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट हुई होती है वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न कमाने के पर्पज से कई बार हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पल में बता रखा है, ठीक। कई बार हमें मान लो डिबेंचर रिडीम्ड करना है तो सिंकिंग फंड बनाते हैं और वो पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट का एग्जाम्पल है, ठीक। बिजनेस का पार्ट एंड पार्सल है। सिमिलरली एसेट रिप्लेसमेंट करने के लिए एसेट रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल है। पर वही किसी कंपनी के शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये क्या है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के एग्जांपल है, ठीक। ये क्यों करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न कमाने के पर्पज से ये करे होते हैं, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। समझ में आया क्या? चलो फिर आते हैं यहाँ पे, ये है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। देखो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटा दोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ओके। इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस घटा दोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट या पीबीआईटी आता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे क्या आएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, ठीक। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंटरेस्ट घटाते हैं तो पीबीटी आता है, करेक्ट। टैक्स घटाते हैं तो पैट आता है, पैट में से प्रेफरेंस डिविडेंड घटा दोगे तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी आएगा। इसमें से इक्विटी वाले को डिविडेंड दे दोगे तो बचा हुआ क्या आता है, रिटेन्ड अर्निंग आता है, याद रहेगा। ये जो है ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। इसके बाद अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस होता है वो भी जुड़ता है इसमें। टोटल प्रॉफिट में तो टोटल जो कंपनी का पैट है इसमें तो टोटल प्रॉफिट होता है, सिर्फ ऑपरेटिंग नहीं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के बाद नॉन ऑपरेटिंग भी अगर कोई इनकम है तो हम जोड़ते हैं, लॉस है तो घटाते हैं, ठीक। आइए जरा सबसे पहला शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी या लिक्विडिटी रेशियो का मतलब है, यह हमें क्या बताता है कि शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन पे करने के लिए कंपनी का पोजीशन कैसा है। शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन का एग्जांपल जैसे कि करेंट ऑब्लिगेशंस हो गए, करेक्ट। इसमें सबसे पहला है करेंट रेशियो। करेंट रेशियो का फॉर्मूला है करेंट एसेट डिवाइड बाय करेंट लायबिलिटी, यानी कि करेंट लायबिलिटी मीट करने के लिए कितना हमारे पास करेंट एसेट है, यही बता रहा है ना। इसका स्टैंडर्ड 2:1 होता है। अब इस रिवीजन में इतना तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि करेंट एसेट में क्या आता है, करेंट लायबिलिटी में क्या आता है, बहुत बेसिक लेवल का बात है, ठीक। दूसरा क्विक रेशियो, इसी को एसिड टेस्ट या लिक्विड रेशियो बोलते हैं। ये क्या बताता है, अब इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, लिक्विड एसेट डिवाइड बाय लिक्विड लायबिलिटी
या लिक्विड एसेट डिवाइड बाय करेंट लायबिलिटी। मैंने बोला ये ज्यादा प्रूडेंस है तो आपको करेंट लायबिलिटी करना है। ये बताता है कि करेंट लायबिलिटी पे करने के लिए हमारे पास लिक्विड एसेट, लिक्विड मतलब सारे करंट एसेट नहीं, कुछ करंट एसेट ऐसे होते हैं जिनको कैश में या कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना पड़ता है, इजीली नहीं कन्वर्ट होते हैं, उनको हटा के जो लिक्विड फॉर्म में है, जो क्विकली कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक, वो कितना है, ठीक है। लिक्विड एसेट के लिए करंट एसेट में से दो चीज घटाओगे, स्टॉक एंड प्रीपेड। स्टॉक बताओ बच्चे, जब तक बिकेगा नहीं तब तक हमारे किस काम का, हम क्रेडिटर को स्टॉक थोड़ी ना देंगे, बेच के पैसा लेके देंगे। सिमिलरली प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंस है, किसी को प्रीपेड में एक्सपेंस पे कर दिया है, वो आके काम कर जाएगा, हमें पैसा थोड़ी ना मिलेगा, तो इसलिए ये लिक्विड एसेट के पार्ट नहीं है, तो इन्हें हटा देंगे। सुपर क्विक एसेट, ये क्या बताता है, करंट ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए, अब देखना सुपर क्विक सुपर क्विक का मतलब जो बहुत क्विकली अवेलेबल है, यानी कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गए, जो इजीली, जिससे हम करंट ऑब्लिगेशन मीट कर सकते हैं। कैश एंड बैंक ये तो इजीली अवेलेबल होता है। मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये हाईली लिक्विड होते हैं, हाईली लिक्विड, यानी कि इनको बेचने के लिए लिक्विडिटी की जरूरत नहीं, खरीद बेच इनका कंटिन्यू हो रहा है, लेस वोलेटाइल है, फट से बिक जाएगा, तो ये क्या है, सुपर क्विक एसेट है, ठीक। चलो कैश इंटरवल, ये बताता है कि जो सुपर क्विक एसेट है ना अपने पास, करेंट एसेट, उनसे अगर हम अपने खर्चे मीट करें तो कितना दिन का खर्चा मीट हो जाएगा, तो उसके लिए एवरेज डेली कैश एक्सपेंस निकाल लोगे, पर डे का पता है, दिस डिवाइड बाय एवरेज डेली कैश एक्सपेंस, तो आ जाएगा कैश इंटरवल रेशियो, कि कितने दिनों में हमें जरूरत पड़ेगी, वो कितने दिन का एक्सपेंस हमें फाइनेंस कर सकते हैं, जो सुपर क्विक एसेट है, ठीक। नेट वर्किंग कैपिटल, करेंट एसेट लेस करेंट लायबिलिटी, समझ में है क्या। दूसरा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, ये हमें बताते हैं कि लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन पे करने के लिए, लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन मीट करने के लिए फाइनेंशियल कंडीशन एक कंपनी का कैसा है। ध्यान से देखना, कैपिटल एम्प्लॉयड में हम कैसे निकालते थे कैपिटल एम्प्लॉयड, इक्विटी शेयर होल्डर फंड प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो शेयर होल्डर फंड आता था, है ना, शेयर होल्डर फंड, उसी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड डेट जोड़ देते थे, तो आ जाता था कैपिटल एम्प्लॉयड। शेयर होल्डर फंड को ही हम क्या बोलते हैं, इक्विटी। आपके बुक में इंस्टीट्यूट ने हाल ही में जो इक्विटी वर्ड यूज हुआ है, उसके मतलब इक्विटी शेयर होल्डर फंड कह रहा है, ठीक। लेकिन आप एजम्पशन लिख के कर देना, पूरे वर्ल्ड वाइड क्या एक्सेप्ट करते हैं, इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड, ठीक। तो शेयर होल्डर फंड आप लेना, ठीक है, ले सकते हो इक्विटी शेयर होल्डर फंड भी, देयर इज नो डिबेट, ठीक है, आपकी मर्जी पे छोड़ दिया मैंने, ज्यादा बेहतर इंटरप्रिटेशन जो था वो बता के, ठीक। अब डेट रेशियो, डेट रेशियो बताता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड में लॉन्ग टर्म डेट कितना है, लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ये रहा डेट रेशियो। दूसरा, अब बहुत जगह देखोगे तो लॉन्ग टर्म डेट ना लेके टोटल डेट लेते हैं, तो लॉन्ग टर्म डेट में करंट लायबिलिटी जोड़ना पड़ेगा। इक्विटी रेशियो बताता है इक्विटी डिवाइड बाय क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट इक्विटी, लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाय इक्विटी, इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड है, ठीक। तो तीन तो यहीं पे कवर्ड हो गए, ठीक। फिर प्रोप्राइटरी रेशियो, ध्यान से देखना, बैलेंस शीट में इधर एसेट होता है, फिक्स एसेट, करेंट एसेट, करेक्ट, इधर शेयर होल्डर फंड हो गया, जिसमें इक्विटी प्रेफरेंस दोनों का जुड़ा है, ठीक। लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन एंड करेंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड करेंट लायबिलिटी, तो ये इसको बोलते हैं आउटसाइड, आउटसाइड लायबिलिटी। ये तो भैया ऑनर का पैसा है, ये बाहर वालों का लायबिलिटी है, बाहर वालों से फंड किया हुआ सोर्स ऑफ फंड है, ठीक। प्रोप्राइटरी रेशियो बोलता है, देखो कि ये टोटल एसेट है ना, उसका कितना पार्ट शेयर होल्डर फंड से फाइनेंस है, तो प्रोप्राइटरी फंड यानी कि शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाई टोटल एसेट। यही आउटसाइड ऑब्लिगेशन टू एसेट बोलोगे तो ये आउटसाइड लायबिलिटी कितना है, डिवाइड बाई टोटल एसेट, ठीक। यानी कि टोटल एसेट हमें इससे ये पता चल जाता है, टोटल जो नेट एसेट है उसमें शेयर होल्डर फंड कितना प्रोपोर्शन है उसका, एंड बाहर वाले लायबिलिटी कितना फाइनेंस करते हैं, ठीक। फिर आता है गियरिंग रेशियो, गियरिंग रेशियो ऊपर अभी छोड़ा है कैपिटल गियरिंग, फिक्स कॉस्ट कैपिटल डिवाइड बाई टोटल कैपिटल या कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो,
कैपिटल एम्प्लॉयड में 3 लोगों का पैसा लगा होता है, इक्विटी, प्रेफरेंस और लॉन्ग टर्म सोर्स से आया हुआ डेट। फिक्स कॉस्ट कैपिटल में लॉन्ग टर्म डेट हो गया प्लस प्रीफरेंस शेयर कैपिटल हो गया। क्यों सर? प्रीफरेंस पे भी डिविडेंड फिक्स होता है। फिक्स कॉस्ट का ही मतलब क्या? जिसका कॉस्ट फिक्स हो। लॉन्ग टर्म डेट पे इंटरेस्ट फिक्स होता है डिवाइड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। वैसे ही कैपिटल गियरिंग रेशियो, फिक्स कॉस्ट कैपिटल डिवाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल। वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर होल्डर फंड। ठीक, चलो फिक्स एसेट डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म डेट। ये एक लिवरेज शो करने का ही तरीका है कि फिक्स एसेट कितना लॉन्ग टर्म डेट से फाइनेंस है, इससे ये आइडिया लगता है हमें। ठीक, कवरेज रेशियो, किसी चीज को पे करने के लिए हम कितना कैपेबल है, ये कवरेज रेशियो बताता है। करेक्ट। जैसे कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, आपको पता है पीबीआईटी में से इंटरेस्ट घटता है तो पीबीटी बचता है, इसमें से टैक्स घटता है तो पैट बचता है, इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड घटता है तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी बचता है, इसमें से पे होता है इक्विटी डिविडेंड। ठीक, इंटरेस्ट कवरेज मतलब इंटरेस्ट पे करने के लिए हम कितना कैपेबल है। इंटरेस्ट पे किससे होता है? ये रहा पीबीआईटी से। तो हम कैसे लिखेंगे? पीबीआईटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट। इससे हमें ये पता चल जाएगा जितना पे करना है उससे कितना गुना ज्यादा कमा रहे हैं। सिंपल। एक प्रेफरेंस डिविडेंड किससे पे होता है? पैट, तो पैट डिवाइड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड। इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो ये किससे पे होगा? सर ये अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। ये कैसे निकलता है? पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, तो पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड दैट इज अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइड बाय इक्विटी डिविडेंड। ठीक, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, डेट की जो रीपेमेंट है चाहे इंटरेस्ट हो या प्रिंसिपल का, उसके लिए हम कितना कैपेबल है। इसके लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक, लेकिन सरकार अपने टैक्स भी तो लगी, तो कुछ टैक्स तो घटाना पड़ेगा। कई बार टैक्स परसेंटेज में देता है तो 1 माइनस टी कर दोगे, टैक्स अमाउंट में देता है तो नॉर्मली माइनस टैक्स करोगे। प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते टाइम हमने नॉन कैश एक्सपेंसेस घटाए होते हैं, जैसे कि डेप्सन एंड एमोटाइजेशन। पर नॉन कैश एक्सपेंस वो कैश तो अपने पास ही होता है, वो तो एमोटाइज खर्चा है। डेप्सन कोई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस तो है नहीं। खर्चे जरूर दिखा देते हैं, हमें पेमेंट तो करनी पड़ती नहीं, तो उतना कैश तो अवेलेबल होता है अपने पास, तो इसलिए नॉन कैश एक्सपेंस आप ऐड करोगे। ठीक, ऊपर वाला कब लगाएंगे? जब टैक्स अमाउंट में हो, नीचे वाला जब टैक्स परसेंटेज में हो। डिवाइड बाय इतना हम कैपेबल है देने के लिए, ये हमारी पोजीशन है अर्निंग एबिलिटी, डिवाइड बाय एनुअल इंस्टॉलमेंट जिसमें इंटरेस्ट का पेमेंट प्लस प्रिंसिपल का पेमेंट। करेक्ट। फिक्स चार्ज कवरेज रेशियो ये फालतू का है, बाद में बनाया हुआ और कुछ नहीं है, ऊपर से मिलता जुलता ही है। पीबीआईटी में डेप्सन जोड़ दो। ठीक है, तो ये आ गया हमारी पोजीशन। ठीक, अर्निंग बिफोर डेप्सन इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाई फिक्स चार्ज क्या है अपने लिए? तो इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ लोन। लेकिन ध्यान देना, रीपेमेंट ऑफ लोन के लिए बिफोर टैक्स करना पड़ेगा। इसका लॉजिक कोई भी लोन का रीपेमेंट अगर आपको करना हो, मान लो 100 रुपया अगर आप कमाते हो तो सरकार 30% टैक्स है तो 30 रुपया ले लेगी, तो 70 बचेगा, इसी से लोन की पेमेंट होगी ना। अगर 70 रुपया का लोन रीपेमेंट करना है तो आपको 100 कमाना पड़ेगा। क्यों? बीच में सरकार भी तो आ जाएगा अपना टैक्स लेने। तो इसीलिए लोन की रीपेमेंट कर दी है ना, तो बिफोर टैक्स करके देखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि पहले हम टैक्स भरेंगे, बचे हुए से पे होगा। एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो, ठीक है, ये बताता है कि हम रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, यानी कि किसी भी रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट करके कितना सेल जनरेट कर रहे हैं। ध्यान से देखना, मान लो सेल्स डिवाइड बाई एसेट, इसका मतलब क्या है? ये 20 लाख आया, सेल्स है, 10 लाख एसेट है, तो ये कितना आएगा? 2। इसका मतलब है 10 लाख एसेट में इन्वेस्टमेंट करी है ना, करेक्ट। तो 20 लाख का सेल जनरेट कर रहा हूं, 2 टाइम्स है। ये जितना ज्यादा उतना बढ़िया। हम तो चाहेंगे ना कम से कम एसेट में इन्वेस्टमेंट होकर ज्यादा से ज्यादा सेल जनरेट करे। मान लो ये राम है जिसका ये पोजीशन है, और एक बंदा है श्याम जिसका पोजीशन कुछ ऐसा है कि 10 लाख ही सेल जनरेट कर पाता है। उसने भी बिजनेस स्टार्ट करी तो 10 लाख एसेट में इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, तो इसका आ गया टर्नओवर रेशियो 1। कौन बेहतर है? ऑब्वियसली राम का। दोनों इन्वेस्टमेंट एसेट में 10 लाख ही करे, एक 20 लाख का सेल जनरेट करा, एक 10 लाख का, ये बढ़िया है। यानी कि टर्नओवर रेशियो
हायर द बेटर, जितना ज्यादा उतना बढ़िया। क्यों? ये बताता है कि किसी भी रिसोर्स में इन्वेस्ट करके हम कितना ज्यादा गुना सेल जनरेट कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा करेंगे उतना बढ़िया है ना। ठीक, तो जो भी टर्नओवर रेशियो दे, ऊपर आपको लेना है सेल्स, करेक्ट, और नीचे वो चीज। ठीक जैसे कि फिक्स एसेट टर्नओवर दे तो सेल्स डिवाइड बाय एवरेज फिक्स एसेट। एवरेज का कंसेप्ट अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, घबराना नहीं। टोटल एसेट तो सेल डिवाइड बाय टोटल एसेट। कैपिटल वर्किंग कैपिटल तो सेल्स डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। कैपिटल एम्प्लॉयड तो टर्नओवर सेल्स, इसी को बोलते हैं ना टर्नओवर डिवाइड बाय एवरेज कैपिटल। ठीक है, एवरेज का कंसेप्ट क्यों आ रहा है? देखो, ऊपर आप ले रहे हो सेल्स, सेल्स होता है एक पूरे साल का, थ्रू आउट द पीरियड का। नीचे आप ले रहे हो, मान लो फिक्स एसेट टर्नओवर में फिक्स एसेट, करेक्ट। फिक्स एसेट तो होता है क्लोजिंग डेट का। ठीक, तो एक आइटम है क्लोजिंग डेट का, नीचे डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में जो आइटम है थ्रू आउट द पीरियड का है। तो इसीलिए यहाँ पे बेटर कंपैरिजन के लिए, बेटर एनालिसिस के लिए हम क्या करते हैं, अब थ्रू आउट द पीरियड का टर्न हमें फिक्स एसेट तो पता होगा नहीं, पर ऑन एन एवरेज ले लेते हैं। एवरेज निकाल के, एवरेज आता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। मान लीजिए ओपनिंग का इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो इज इट पॉसिबल टू कंप्यूट एवरेज? नो। तो उस केस में हम क्लोजिंग बैलेंस पे ही निकालेंगे, इसमें तो कोई डिबेट ही नहीं है। ठीक है, चलो, सारे टर्नओवर में सेल्स ऊपर और एवरेज वो करके नीचे लेना है, लेकिन एक्सेप्ट 3। पहला, स्टॉक टर्नओवर। स्टॉक टर्नओवर सेल्स पे नहीं, किस पे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड संभव ना हो तभी सेल पे निकालेंगे। ऐसा क्यों? सर, स्टॉक जो है ना, इन्वेंट्री, ये कॉस्ट पे वैल्यू होता है। ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है, हमें सेल्स को भी कॉस्ट पे लेना चाहिए, और सेल्स का कॉस्ट है ना, उसी को बोला जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दूसरा, अब इसी से निकला हुआ ये होल्डिंग पीरियड, वर्किंग कैपिटल वाले चैप्टर में होल्डिंग पीरियड निकालने का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था। पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे निकल रहा है क्यों? एवरेज स्टॉक डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसलिए निकल रहा है क्योंकि सर ये फिनिश गुड्स की होल्डिंग पीरियड की बातें कर रहा है। याद आ रहा है कुछ? अब तो याद आनी चाहिए, क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर है। चलो, डेटा टर्नओवर ये निकलता है क्रेडिट सेल पे। ना हो तो हम टोटल सेल लेते, ये एज्यूम करके कि टोटल सेल ही क्रेडिट पे है। क्यों? सर, जो क्रेडिट सेल है उसी पे तो डेटर बनेगा, तो इसीलिए क्रेडिट सेल पे। एंड क्रेडिटर टर्नओवर निकालते हैं क्रेडिट परचेज पे, याद रहेगा। तो ये 3 का स्पेशल मैंने पढ़ाया, और सारे जितने भी टर्नओवर है, सेल्स डिवाइड बाय एवरेज एसेट, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज टोटल एसेट, जो भी आपसे पूछे। ठीक, चलो, नेक्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये कंपनी की अर्निंग एबिलिटी को बताता है। ठीक, देखो, सेल्स में अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़े हैं तो हमें घटाने होते। क्यों? इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे रेवेन्यू का पार्ट नहीं हो तो सरकार ले जाएगा। मान लीजिए सेल्स मेरा है 1 लाख का, उसमें जीएसटी मैंने चार्ज किया 1 लाख, सॉरी 12,000, एंड 1,12,000 टोटल कलेक्शन है। अगर ये दिया हो तो जीएसटी हटा के ये देखेंगे, करेक्ट, ये कहने का मतलब है। दूसरा, अगर कुछ रिटर्न है तो नेट सेल्स लेते हैं, नेट ऑफ रिटर्न आपको देखना है। तो जो भी कैलकुलेशन है ना, सेल्स जहां जहां यूज हो रहा है वो नेट सेल यूज होता है, यानी कि रिटर्न ऑलरेडी आपको घटा के लेना है। करेक्ट, मान लीजिए उसमें जीएसटी का पोर्शन जुड़ा है तो वो भी हटा के लेना है। चलो, प्रॉफिटेबिलिटी में मैंने आपको बताया था, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटता है तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। करेक्ट, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बताता है कि ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स का कितना परसेंट है, तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये बताता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेल का कितना परसेंट है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। मान लो ये 100 है और ये 70 है, तो ये कितना आएगा? 30। यानी कि अगर जीपी रेशियो 30 है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 70 आएगा। तो इसीलिए लिखा है, लिखा नहीं है, लिख लो 100% माइनस जीपी रेशियो। अगर ये 100 है और ये 30 है तो ऑब्वियसली बात है ये 70 आएगा, इसमें कोई डिबेट ही नहीं है। नेट प्रॉफिट ये बताता है कि सेल्स का कितना परसेंट नेट प्रॉफिट हम कमा रहे हैं। नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट को ही पैट बोलते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पीबीआईटी को बोलते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है सेल्स का? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। दूसरा है ऑपरेटिंग रेशियो,
ये क्या है, सेल्स का कितना परसेंट ऑपरेटिंग कॉस्ट है अपना। पता है आपको, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटाते हैं तो जीपी आता है, इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस घटाते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, करेक्ट। सेल्स का कितना परसेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ये तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बताता है। और ये दोनों जो खर्चे हैं ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इनको जोड़ दोगे तो इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक, सेल्स का कितना परसेंट है ये ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसको ऑपरेटिंग रेशियो बताता है, ठीक है, वो यही लिखा है। मान लो ये 100 था, ठीक, ये अंत में 20 आया, तो पता है बीच के जो खर्चे हैं ये 80 होंगे दोनों जोड़ के, तभी तो सेल्स में 80 खर्चा घटाओगे तो 20 आएगा प्रॉफिट, करेक्ट। तो यही लिखा है 100% माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ठीक। ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो ये बताता है कि सिर्फ ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ये कितना है सेल्स का, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, ठीक है। चलो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन एसेट। बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड में किस किस का पैसा लगा है सर, इक्विटी का, डेट का एंड लॉन्ग टर्म, सॉरी इक्विटी का, प्रीफरेंस का, लॉन्ग टर्म डेट का। तो इन तीनों की कमाई को बोलते हैं पीबीआईटी, पता है क्यों, इसी में से तीनों को बंटना है, कैसे, इसमें से पहले इंटरेस्ट जाएगा डेट वालों का, फिर पीबीटी आएगा, टैक्स दे दिया तो प्रीफरेंस डिविडेंड जाएगा, फिर जो बचता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी उसमें से इक्विटी का जाता है। यानी कि ये वो ऐसी कमाई है जिसमें तीनों का हिस्सा है। तो अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड निकाल रहे हैं तो पीबीआईटी लेंगे, कमाई तीनों का डिवाइड बाय कैपिटल तीनों का। कैपिटल एवरेज क्यों किया बताओ, क्योंकि सर ये पीएल का आइटम है जो थ्रू आउट द पीरियड होता है, ये बैलेंस शीट का आइटम है जो पीरियड के एंड में होता है, ठीक, तो इसका हम एवरेज करके लेंगे। अगर टैक्स दिया हो तो ये इनटू में है, ठीक, तो 1 माइनस टी करके आफ्टर टैक्स लेना है यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स दोनों दिखा सकते हो। सर एग्जाम में क्या करे, कितना ही टाइम लगेगा बच्चे, दोनों दिखा देना। चलो, शेयर होल्डर फंड, इसमें क्या आता है सर, इक्विटी शेयर होल्डर फंड प्लस प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, यानी कि इसमें इक्विटी और प्रीफरेंस दोनों का पैसा है, तो कमाई भी दोनों का देखना पड़ेगा। इसमें से इंटरेस्ट घटा देंगे तो पीबीटी आता है, और टैक्स घटा देते हैं तो पैट आता है। इसी पैट में से प्रीफरेंस और इक्विटी की पेमेंट होती है ना, प्रीफरेंस हटा दोगे तो बचा हुआ इक्विटी के लिए हो जाता है, तो इसलिए हम पैट लेते हैं, क्योंकि ये कमाई दोनों का है डिवाइड बाय एवरेज शेयर होल्डर फंड। चलो नेक्स्ट, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड, कमाई बस इक्विटी का देखेंगे, पैट में से प्रीफरेंस को दे दिया तो बचा हुआ इक्विटी का डिवाइड बाय एवरेज इक्विटी शेयर होल्डर फंड। एवरेज का कंसेप्ट समझ में आ रहा है, जहां भी एक आइटम पीएल का हो, एक आइटम बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट के आइटम को एवरेज करते हैं, ठीक कैश प्रॉफिट रेशियो, ये कोई खास रेशियो नहीं है, जोर जबरदस्ती बाद में बनाया हुआ रेशियो। क्या बोलता है कि हम कैश प्रॉफिट कितना जनरेट कर रहे हैं। पैट, ये तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है, लेकिन नॉन कैश एक्सपेंस भी इसमें घटा है, तो नॉन कैश एक्सपेंस जोड़ दो, तो ये हो गया कैश प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। प्रॉब्लम ये है कि बहुत लोग इस प्रॉफिट को क्या इंटरप्रेट करें, नेट प्रॉफिट की ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर आप नेट प्रॉफिट इंटरप्रेट करते हो तो पैट में जोड़ना है नॉन कैश, और डिवाइड करके सेल्स से इंटू करना है 100। अगर आप प्रॉफिट का मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेते हो तो पीबीआईटी लेना पड़ेगा, ठीक। मैं बोलूंगा ये पहले वाला ज्यादा बेहतर है, ठीक। यहाँ पे अलग अलग प्रॉफिट का मतलब इंटरप्रेट किया जा सकता है। चलो, मार्केट टेस्ट रेशियो ध्यान से देखना, अर्निंग पर शेयर, इक्विटी के लिए कितना पर शेयर अर्निंग कमाए, इक्विटी का अर्निंग यही है ना, इक्विटी के लिए कमाई जो बचती है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। डिविडेंड पर शेयर, इक्विटी वालों को डिविडेंड कितना मिला पर शेयर, तो इक्विटी डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। फिर आता है एल्ड, एल्ड हमेशा मार्केट प्राइस पे निकालते हैं, ये अपने दिमाग में रट लो, ठीक है। डिविडेंड एल्ड दे तो डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट प्राइस इनटू 100, अर्निंग एल्ड दे तो अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट प्राइस इनटू 100। एल्ड वो लोग देखते हैं जो करंट में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। हम मान लो आज मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कोई कंपनी डिविडेंड 10 रुपया देती है, आज उसका शेयर प्राइस 1000 रुपया है, पता है, तो मेरे शेयर पे आज एक शेयर खरीदूंगा 1000 का, डिविडेंड मिलेगा 10 का, ठीक। तो यानी कि 1% मुझे डिविडेंड मिलता है, तो इसको बोलते हैं डिविडेंड एल्ड। मैं फेस वैल्यू पे नहीं देखता हूँ, क्यों, मैं तो इन्वेस्ट करूंगा तो ये पैसा लगेगा ना, कौन सा फेस वैल्यू पे शेयर मिल रहा है। तो हमेशा एल्ड जो देखते हैं हम किस पे देखते हैं, एक्चुअल में कितना रिटर्न कमा रहे हैं उसको बोलते हैं एल्ड।
तो एक्चुअल में डिविडेंड कितना कमा रहे हैं अपने पैसों पे, दैट इज अ डिविडेंड यील्ड। ठीक, तो मार्केट प्राइस से डिवाइड करना है। ठीक, पी रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, मार्केट प्राइस अर्निंग का मतलब ईपीएस, बस ये आता है टाइम्स में। डिविडेंड पे आउट, पता है कंपनी के पास अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी होती है, उसमें दो ही चीज हो सकता है, इक्विटी डिविडेंड पे होगा और जितना बच गया दैट इज रिटेन्ड अर्निंग। करेक्ट, ये अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, इसका कितना परसेंट हम इक्विटी डिविडेंड दे रहे हैं, इसी को बोलते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो। मान लो 100 रुपया कमाया, 30% डिविडेंड दे दिया 30 रुपीज, तो 70% बच गया, दैट इज रिटेन अर्निंग। करेक्ट, तो डिविडेंड पे आउट कैसे डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय ईपीएस, कमाया कितना था, डिविडेंड कितना दिया, इनटू 100%। ये तो पर शेयर में टोटल में भी निकाल सकते हैं, इक्विटी डिविडेंड डिवाइड बाय अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी इनटू 100। चलो रिटेंशन रेशियो, 100% में से पे आउट घटा दो, 100 में से 30 घटा दिया तो 70 आया था ना, सेम उसी लॉजिक पे। चलो फिर मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। देखो पर शेयर बुक वैल्यू, अगर यहाँ बुक वैल्यू वर्ड है ना, तो जनरली हम क्या लेते हैं, पर शेयर, तो इसलिए मार्केट प्राइस पर शेयर मार्केट वैल्यू के लिए, अन बुक वैल्यू के लिए बुक वैल्यू पर शेयर। पर शेयर कैसे निकलेगा बुक वैल्यू, नेटवर्थ डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। करेक्ट, एक होता है क्यू रेशियो। क्यू रेशियो बोलता है आज के डेट में हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी कितनी है, जिसमें अब कंपनी की मार्केट वैल्यू निकालना है तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। ठीक तो करेंट मार्केट वैल्यू कंपनी की आ गई, डिवाइड बाय एसेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। आज हम अपनी एसेट को रिप्लेस करें तो कितना पड़ेगा, ठीक है, सिमिलर एसेट के प्राइस कितने हैं उसको बोलते हैं एसेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ऐसे ही एसेट मार्केट में लेने जाए तो किस प्राइस पे मिलते हैं, इस रेशियो को बोलते हैं क्यू रेशियो। ठीक, आई थिंक सो इतना ही रेशियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मोर देन सफिशिएंट है, इससे बाहर एग्जाम में आने वाला भी नहीं है। ठीक है, रिवीजन देख के मजा आया तो जरा लाइक बटन दबा दो, कुछ और है तो कमेंट में लिख दो, एंड नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बढ़िया बढ़िया इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहती है, रिवीजन करते रहते हैं। ठीक, होता क्या है कि ये बड़ा लिमिटेड टाइम में मुझे रिवीजन कराना पड़ता है, यही रेशियो चैप्टर 7 या 6 लेक्चर में रेगुलर बैच में हम पढ़ते हैं, तो वो डेप्थ जो है रिवीजन लेक्चर में कभी भी नहीं छलकेगा। रिवीजन लेक्चर अब देखो बिलो 40 मिनट्स में मुझे ये चीजें बतानी है, जबकि 1 से 1.5 लेक्चर 2 लेक्चर तो मुझे डिस्कस करने में लग जाता है रेशियो चैप्टर और रिवाइज कराने में कि ये क्या कौन सी रेशियो क्या बोलता है, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ चुके हो, ये सिर्फ क्विक स्टार्ट के लिए है, इसलिए इसका नाम ही मैंने लिखा है FM क्विक रिवीजन सीरीज। ठीक, चलो मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में इसी दूसरे रिवीजन लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो। ठीक है।